स्टार्ट करते हैं आपका एल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। उसमें आपका क्या होता है एल्कीन्स, वो आपके ओपन चेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। और उसमें आपका अनसैचुरेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि आपका जो, जैसे हम जो वैलेंसी की बात करते हैं कि जो जितने भी आपके कार्बन्स हैं उनके आपकी मतलब पर कार्बन एटम आपके जो हाइड्रोजन है वो कंप्लीट होने चाहिए। लाइक एक कार्बन में आपके 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, या फिर जो भी उनकी वैलेंसी है पर कार्बन एटम वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो एल्कीन्स के केस में ऐसा नहीं होता है, दैट्स व्हाई देयर इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। क्लियर? तो उसमें आपका तो आपके इसमें लोअर एल्कीन, मिडिल एल्कीन और हायर एल्कीन 3 टाइप के होते हैं। तो वो आपके गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके कि जो एल्कीन्स होती हैं वो आपकी ऑर्डरलेस होती हैं, लाइक उनमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। लेकिन आपकी जो इथीन होती है उसमें एक प्लीजेंट स्मेल होती है आपकी। तो जनरली आपका जो इथीन आता है दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एल्कीन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि जब हम एल्केन पढ़ रहे थे तो हमने ये बोला था कि जो एल्केन होते हैं वो आपके नॉन पोलर्स होते हैं। लेकिन अगर हम उनको कंपेयर करें एल्कीन के साथ तो उसमें क्या होता है कि एल्कीन्स का थोड़ा सा स्लाइटली पोलर नेचर आता है एल्केन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा क्या होता है कि डबल बॉन्ड्स की वजह से, डबल बॉन्ड्स के साथ जो भी आपका ग्रुप साथ में कनेक्ट है तो वो क्या करता है कि उसका थोड़ा सा वहां पर पोलैरिटी जनरेट कर देता है, जो भी आपका एटम या ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा एल्कीन्स के केस में। ठीक है, इसके बाद लाइक जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है तो वहां पर हो सकता है कि आपका वहां पर थोड़ा सा वो स्लाइटली पोलर नेचर दिखा दे। सिमेट्रिकल जो एल्कीन्स होती हैं वो तो कंप्लीटली नॉन पोलर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज नॉन पोलर, क्योंकि वहां पर आपका कोई भी डाइपोल जनरेट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एल्कीन्स के केस में। तो वहां पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है that depends upon द डाइपोल मोमेंट। तो उसमें आपका क्या होता है, जैसे अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो एल्कीन्स में आपके दो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सिस एंड सेकंड इज ट्रांस। तो सिस के केस में आपका क्या होता है कि जो दोनों ग्रुप्स होंगे वो आपके ऊपर की तरफ होंगे, दे विल बी अबव द प्लेन। और ट्रांस के केस में एक आपका अबव अबव होता है, सेकंड इज बिलो, मतलब कि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पर इनका डाइपोल दिखाएं तो क्या होगा कि आपका जो सिस वाली कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपके डाइपोल्स कैंसिल नहीं करते हैं एक दूसरे को। एक डाइपोल आपका इधर तरफ होगा एंड दूसरा डाइपोल आपका इधर की तरफ होगा। जबकि ट्रांस के केस में आपका क्या होता है कि जो डाइपोल यहाँ पर आपके ड्रॉ करेंगे वो आपके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो उस केस में आपका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो म्यू आपकी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपका सिस आइसोमर का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस, क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका अपोजिट केस है, वो आपका ट्रांस का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिस। रीजन बीइंग कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है सिमेट्री पे, कि जो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा वो उसमें जो पैकिंग होगी पर्टिकुलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की वो उतनी अच्छे से होगी, और उस पर्टिकुलर आपका कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिस। ठीक है, एंड दैट इज डिपेंड अपॉन द सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर। आगे हम बात करते हैं आपका, आगे है सेट्ज़र्फ रूल। सेट्ज़र्फ रूल और हॉफमैन रूल दोनों हम पढ़ेंगे अभी। सेट्ज़र्फ रूल सबको पता है आपका क्या होता है कि जहां पर आपकी जो एल्कीन्स होती है, मोर सबस्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ये आपका सेट्ज़र्फ रूल कहता है। ठीक है, रीजन बीइंग कि आपका जब भी कोई एल्कीन बनेगी और अगर वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपके हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से उसमें स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो सेट्ज़र्फ रूल हम बता रहे हैं यहाँ पर, पहले मैंने इवन मैकेनिज्म लिया है। इवन मैकेनिज्म जो होता है वो आपका जस्ट लाइक SN1 होता है। SN1 तो हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और जबकि जो SN2 होता है वो आपका वो बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, सेम आपका E1 E2 होती है। डिफरेंस ये है कि E1 में आपका पहले क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे और उसके बाद आपका जो साथ वाला फिर जो CLF और वो एलिमिनेट हो जाता है।
ठीक है, जैसे आपका आपका ये वाटर है, जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर इवन मैकेनिज्म में हम क्या देखेंगे कि आपका जो भी जिस भी कार्बन से आपका Cl अटैच है, ठीक है, उसके साथ वाले हाइड्रोजन से आप जो भी कार्बन है उसके साथ में उसके हाइड्रोजन को आप एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोटोनेट करेंगे बेसिकली। तो आपका जो वाटर है वो अपने लोन पेयर्स को देगा इन हाइड्रोजन को, ठीक है। और फिर आपका क्या होगा यहाँ पर एक मिनट, हाँ, फिर इधर आपका चार्ज जनरेट होगा, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा और साथ के साथ आपका इधर से Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होगी कि पहले आपका इधर से ये होगा एंड देन वो। इसके बाद आपका इसमें इवन मैकेनिज्म में यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि दोनों साइड आपका अगर हम इसको जिस कार्बन से आपका Cl अटैच है इसको अगर हम अल्फा कंसीडर करें तो साथ वाला कार्बन बीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका दो पॉसिबिलिटी हैं जहां सर आपका आपका बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो वो मैंने पाथ बनाए हुए हैं कि आपका जब नीचे साइड से जाएगा तो वो ए पाथ होगा और जब ऊपर साइड से जाएगा तो वो बी पाथ होगा, ठीक है। बी पाथ में क्या होगा कि जब इधर से जाएगा आपका प्रोटॉन तो ये जो प्रोटॉन है ये आपका इधर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और साथ के साथ Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो एल्कीन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जबकि नीचे वाले में क्या होगा, आपका जो हाइड्रोजन होगा वो आपका ये इधर शिफ्ट होगा ये वाला बॉन्ड और Cl बाहर, ठीक है, इस तरीके से होगा। और इस केस में जो एल्कीन बनेगी वो आपकी ये मैंने इधर शो कर रखी है। अब इस केस में हम देखेंगे अगर सेट्सअप रूल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट इधर डिसाइड करें तो आपका हम क्या कहते हैं कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी उतना ही आपका स्टेबल ज्यादा प्रोडक्ट होता है और उतना ही वो मेजर अमाउंट में बनेगा, ठीक है। तो इधर हम अगर देखें, एक मिनट, इधर अगर हम देखें तो आपका जो ये जो एल्कीन है इधर आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है और इससे वाले इधर 3 हाइड्रोजन है, तो दोनों आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। जबकि इस केस में आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देयर आर ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और तो यहाँ से हम ये हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिस पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है और उतना ही वो उस एल्कीन को स्टेबल करता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो सेट्स ऑफ प्रोडक्ट है वो आपका मेजर अमाउंट में बन रहा है और ये आपका माइनर, ठीक है। तो हॉफमान प्रोडक्ट इधर माइनर है और सेट्स ऑफ प्रोडक्ट इधर मेजर है। और सेम अगर यही चीज देखो, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहले हमने E1 मैकेनिज्म से डिस्कस किया था और अब हम कर रहे हैं E2 मैकेनिज्म से डिस्कस। E2 मैकेनिज्म मतलब 3 टाइप के होते हैं आपके एलिमिनेशन में, E1 E2 एंड E1 CB। वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो आगे हैं वो। तो ये जस्ट अभी एग्जांपल में मैं आपको ऐसे सच बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपने इधर एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया अगेन, तो यहाँ पर भी आपके दो पॉसिबिलिटी थी प्रोटॉन के निकलने की। तो आपके यहाँ पर जो एल्कीन बनी है वो भी मैंने दो पाथ लिए हुए हैं, एक आपका ए पाथ था और दूसरा आपका बी पाथ है। दोनों से आपकी एल्कीन मिली, तो जो आपकी ज्यादा सब्स्टिट्यूट थी वो आपकी मेजर एल्कीन हो गई और जो आपकी लेस सब्स्टिट्यूट थी दैट इज अ माइनर। बट दिस इज ओनली अकॉर्डिंग टू द सेट्सअप रूल, ठीक है। यहाँ पर अभी हम सेट्सअप रूल के बेसिस पे ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऊपर हॉफमान प्रोडक्ट माइनर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट मतलब कोई भी रिएक्शन चल रही है और उसमें एक प्रोडक्ट अगर मेजर में है तो उसके साइड में जो भी प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो माइनर होगा, ठीक है। तो इसमें अगर ये इधर आपका मैंने इधर ये लिखा हुआ था सेट्स ऑफ प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली जो भी माइनर होगा वो हॉफमान प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब हॉफमान प्रोडक्ट आपका डिपेंड करता है कि जो भी आपका सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड करता है या फिर जिसके साथ में आपके हाइड्रोजन अटैच हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका यहाँ पर ये E1 E2 मैकेनिज्म हम ये देख सकते हैं कि आपका सेट्सअप और हॉफमान प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही मैंने नीचे यहाँ पर शो किया हुआ है कि कैसे आपका ये मेजर बना, क्योंकि मेजर ये वाला जब हमने प्रोडक्ट ड्रॉ किया थोड़ा सा और डिटेल मतलब ठीक से, तो वहां पर हमने देखा कि इधर 6 अल्फा हाइड्रोजन है और नीचे वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही आपकी उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और वो आपका प्रोडक्ट फिर मेजर अमाउंट में बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे अभी कुछ बच्चों के डाउट्स थे। एक का डाउट था कि मैम कैसे पता लगेगा कि हॉफमान प्रोडक्ट बनेगा, या मतलब यहाँ पर हॉफमान एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगी या फिर आपका जो सेट्स ऑफ प्रोडक्ट है वो वाला चलेगा। तो वो डिपेंड करता है आपका किस तरीके से डिपेंड करता है, वो भी मैं बताती हूँ। देखो, तो इसमें आपका वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं वो भी मैं बताती हूँ। 1 मिनट, ये 1 मिनट स्पॉटलाइट ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए, आपका जो हॉफमान जो प्रोडक्ट होते हैं ना, पहले तो हम हॉफमान एलिमिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं वो आपकी क्या होती हैं। ठीक है, हॉफमान एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी वो होती हैं, मतलब जहां पर चार्ज स्पीसीज होगी बेसिकली वहां पर आपकी हॉफमान एलिमिनेशन होता है, जिनको हम ओनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। अब ये चार्ज स्पीसीज ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका नाइट्रोजन के साथ ही हो, जैसे मैंने यहाँ पर N+ दिखा रखा है, आपका S+ भी हो सकता है, मतलब कोई भी चार्ज होना चाहिए उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट में। ठीक है, तो जो चार्ज स्पीसीज होती हैं वहां पर होती है रिएक्शन। एंड सेकंड, कि इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है वो आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, तो वो आपका मेजर में जाएगा। मतलब कि हॉफमान प्रोडक्ट वही होते हैं जहां पर आपकी लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो आपकी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती हैं वो आपकी ज्यादा स्टेबल होती हैं, लेकिन फिर हॉफमान में ऐसा क्या हो जाता है कि आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वहां पर एज अ प्रोडक्ट हमें मिलती है। तो उसके आपके 3 फैक्टर हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपके 3 फैक्टर हैं, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग और द रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सेट्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू द हॉफमान प्रोडक्ट। अब देखिए, आपको यहाँ पर सारा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम देखते हैं कि कहाँ पर आपको सेट्स ऑफ मिलेगा, कहाँ पर हॉफमान। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है, उसमें पहले आप क्या डिसाइड करेंगे कि ये कार्बन के ऊपर Br लगाया आपने, तो आप इसको अल्फा बोलेंगे और साइड वाले कार्बन को आप क्या करेंगे, बीटा। और जो भी उस कार्बन से बीटा कार्बन से आपके हाइड्रोजन अटैच होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दोनों साइड इधर बेस डाला हुआ है। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन को मैंने दो तरीके से किया। तो इसमें मैंने क्या देखा कि भाई एक तरफ तो मेरा मतलब मैंने बेस चेंज कर करके रिएक्शन करी, तो एक तरफ मैंने देखा कि मेरा ये प्रोडक्ट मिल रहा था और दूसरी तरफ मेरा ये प्रोडक्ट मिल रहा था। ठीक है, अब ये कैसे आया कि इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम बेस का साइज इंक्रीज करेंगे ना, तो जो भी आपका मतलब ये दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की। तो जैसे जैसे हम बेस का साइज इंक्रीज करते हैं तो आपका जो हॉफमान प्रोडक्ट मतलब जो ये वाली एल्कीन है वो आपकी मेजर अमाउंट में बनना स्टार्ट हो जाती है। और जब तक आपका बेस का साइज छोटा होगा तब तक आपका जो सेजफ प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर अमाउंट में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेस ले रहे हैं OET, इट मींस C2H5O नेगेटिव, अगर ये बेस ले रहे हैं तो आपका सेटजफ प्रोडक्ट जो होगा वो आपका 70% बनेगा और हॉफमान प्रोडक्ट आपका 30% बनेगा। ठीक है, और अगर आप जैसे जैसे बेस का साइज यहाँ पर नीचे इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आपका सेट्स ऑफ प्रोडक्ट होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा उसका अमाउंट, और आपका हॉफमान का अमाउंट वहां पर बढ़ जाता है। रीजन देखो, यहाँ पर एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको। इस केस में जो आपका हॉफमान है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ये वाला हाइड्रोजन निकला है। ठीक है, अगर हम देखें तो इस वाले हाइड्रोजन पे क्या है, आपका ओनली एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कोई बिग बेस ले रहे हैं तो वो इजिली इधर आ सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी बड़ा बेस होगा तो वो ऑब्वियसली उधर साइड अटैक करेगा, जिधर साइड आपका क्या होगा कि कम उसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिले। तो इधर एक ही CH3 है, लेकिन अगर हम इधर साइड देखें तो इधर ऑलरेडी 2 CH3 हैं, तो इधर से प्रोटॉन जब ही निकल सकता है जब तक आपका जो बेस है वो छोटा साइज का होगा। मतलब कि जब तक आप बेस छोटा लेंगे तब तक ही आपको ये प्रोडक्ट मेजर मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपका बेस का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा कि उसको इधर साइड से तो स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा। ठीक है, लेकिन इधर साइड से उसको स्टेरिक हिंड्रेंस फील नहीं होगा, और आपका फिर उस केस में वो हॉफमान प्रोडक्ट आपका क्या दे देगा, मेजर। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। अब मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है मैम, आयोडीन। आयोडीन आपका गुड लिविंग ग्रुप है। हेलो, हेलो, हाँ, कौन सा है आपका गुड लिविंग ग्रुप? इनमें से आयोडीन है, फ्लोरीन है?
आयोडीन है ना, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का आपका जो साइज है वो ज्यादा होता है और वो नेगेटिव चार्ज को इजीली आपका अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो लीविंग ग्रुप है वो जितना अच्छे से निकल जाएगा आपका, वहां पर उस केस में सेट्स ऑफ प्रोडक्ट मेजर बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका लिविंग ग्रुप ऐसा हो कि वो अच्छे से ना निकले तो उस केस में आपका जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर बनता है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है अभी जो पढ़ाया हमने उसमें? देखो यहाँ पर आपका एक टॉपिक रह मैम गया था। मुझे एक चीज समझ नहीं आया मैम, हाँ सेकंड वाला जो बता रहे थे मैम वो समझ नहीं आया, पुअर लिविंग ग्रुप से ऊपर वाला। अच्छा, सेकंड इफेक्ट जो था ये वाला, ये बाय यस इंक्रीजिंग मैम। लार्जर ब्रांचिंग इन सबस्ट्रेट। देखो इसमें मैं बताती हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि आपका प्रोटॉन कहाँ से निकलना है, ठीक है। अब आप क्या ओके। देखोगे इसमें, सबसे पहले पहले आपने बी आर देखा, अल्फा डिनोट किया, ठीक है, अल्फा कार्बन और उससे नेक्स्ट कार्बन जितने भी थे उनको बीटा डिनोट कर दिया, ठीक है। अब आपके यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है। एक ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, अगर निकलेगा तो, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये पता है कि भाई मैं अगर इधर से हाइड्रोजन निकाल